मार्कोव चेन शुरू करते हैं जी। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है, कोशिश करेंगे इसको जितनी जल्दी खत्म करने की उतनी जल्दी। ठीक है, देखिए फर्स्ट लेक्चर, मार्कोव चेन। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक निकल कर आता है वो आपके पास होता है स्टोकास्टिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मार्कोव चेन की। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग है स्टोकास्टिक प्रोसेस। क्या होता है लिखिए पहले, फिर मैं इसको समझाऊंगी। लेक्चर नंबर फर्स्ट है ये आज का। ठीक है, कहता है ए रैंडम फिनोमिना occur with respect to time। इसको हम बोलते हैं स्टोकास्टिक प्रोसेस। ठीक है, कहते हैं कोई भी आपके पास कोई फिनोमिना हो रहा है टाइम के साथ, उसको आप स्टोकास्टिक प्रोसेस बोलते हो। ठीक है, अब यहां पे आप ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर फैमिलीज ऑफ रैंडम वेरिएबल एक सेकेंड। आ गए भाई साहब अब? या फैमिलीज ऑफ रैंडम वेरिएबल विच आर फंक्शन ऑफ टाइम आर स्टोकास्टिक प्रोसेस। ये इसने भी सेम बात ही बोली है। कहते हैं आपके पास कोई भी रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो टाइम के फंक्शन है, मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो आपका स्टोकास्टिक प्रोसेस होता है। ठीक है, ठीक है जी। अब इसको आप डिनोट कैसे करते हो? जैसे मानो समझो कि आपके पास आपने एक डाइस को फेंका। अब क्योंकि आप जब डाइस को फेंक रहे हो तो वो आप एक प्रोसेस कर रहे हो, है ना? तो वहां पे जो आपके पास आउटकम्स आती हैं, कितनी आउटकम्स हो सकती हैं आपके पास? यहाँ पे 6 आउटकम्स हो सकती हैं, है ना? आप एक डाइस को फेंक रहे हो तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6 आ सकता है। ठीक है, तो आप कितने टाइम फेंक रहे हो, कितनी बार फेंक रहे हो उस डाइस को, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ओहो एक्स एन जो डिनोट करता है वो आपके पास होती है इज द आउटकम ऑफ nth थ्रोन। है ना? आपने एक डाइस को फेंका है, कितनी बार फेंक रहे हो? पहले थ्रो फेंक रहे हो, दूसरे में फेंक रहे हो, तीसरे वाले फेंक रहे हो, फोर्थ में फेंक रहे हो। nth टाइम पे जब आप फेंक रहे हो तो आपके पास जो निकल कर आता है, अब इन 6 में से ही आपके पास आ सकता है जो आ सकता है, तो वो आपके पास आउटकम निकल कर आएगी, नहीं क्या? वो आपके पास आउटकम निकल कर आएंगे, बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जो कलेक्शन ऑफ आउटकम्स होता है ना, इनको आप कलेक्ट करते हो, इनको आप कलेक्ट करते हो टाइम के साथ। मतलब आप पहली थ्रो में फेंक रहे हो तो आपके पास क्या आउटकम निकल कर आपने उसको कलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपने दूसरी थ्रो पे क्या आपके पास आ रहा है आउटकम, आपने उसको कलेक्ट कर लिया। तीसरी थ्रो में आपके पास क्या आ रहा है, मतलब आप टाइम के साथ चल रहे हो ना, ये आपका टाइम है, ये आप
कितने नंबर ऑफ टाइम्स फेंक रहे हो तो आपके पास जो आउटकम्स आ रहे हैं आप उसको कलेक्ट कर रहे हो, एंड इन्हीं का जो कलेक्शन होता है वो आपका स्टोकास्टिक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें वन डायमेंशनल के ऊपर, तो आपके पास जो वन डायमेंशनल स्टोकास्टिक प्रोसेस होता है उसको आप डिनोट करते हो ऐसे, जहां पे टी आपका टाइम होता है। समझ पा रहे हो इसको? जो आपके पास नंबर ऑफ आउटकम्स आई हैं टाइम के अकॉर्डिंग वो आपने कलेक्ट कर लिया और उसी को आप स्टोकास्टिक प्रोसेस बोलते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप जब एन डायमेंशनल के ऊपर काम करते हो, एन डायमेंशनल के ऊपर, तो उस केस में आपके पास जो स्टोकास्टिक प्रोसेस होती है उसको आप डिनोट करते हो कुछ इस तरीके से, x1t। अब आप एन डायमेंशन के ऊपर काम कर रहे हो, जैसे आप मान लो 2D के ऊपर काम कर रहे हो, 3D के ऊपर काम कर रहे हो, 4D के ऊपर काम कर रहे हो, तो यहाँ पे जो आपके पास ये x है ये आपका x1 आएगा, x2t आएगा, x3t आएगा। एन डायमेंशनल के ऊपर काम करोगे तो xnt आएगा, वेयर t बिलोंग्स टू कैपिटल T यानी टाइम। तो ये जो कलेक्शन है ये आपका क्या कहलाएगा, एन डायमेंशनल स्टोकास्टिक प्रोसेस। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आपने जो आउटकम्स आए हैं उनको इकट्ठा किया है बस, और कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, कहता है यहाँ पे अब एक न्यू डेफिनेशन आती है जो मार्कोव चेन में काम आती है। ठीक है, वो आपके पास है स्टेट। स्टेट क्या होती है समझिएगा, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल्स xn of stochastic process is called state। कहता है कि जो आपने स्टोकास्टिक प्रोसेस किया है उसमें क्या क्या आपके पास आउटकम्स आ सकते हैं, आउटकम्स के कलेक्शन को, यहां पे ध्यान देना, आप यहाँ पे आउटकम्स के कलेक्शन को कब उठा रहे हो, जब आपके पास, आप जैसे मान लो आपने पहली बार थ्रो किया डाइस को तो आपके पास 1 आया, आप दूसरी बार थ्रो कर रहे हो आपके पास मान लीजिए 3 आया, आप तीसरी बार थ्रो कर रहे हो मान लीजिए आपके पास क्या आएगा, 4 आ गया। ये तो आपके पास आ गया जब आपने इनको थ्रो किया, तब आपके पास जो स्टोकास्टिक आपने जो प्रोसेस किया है ये आपके पास आया है कि भाई 1 आया, 3 आया या 4 आया, तीसरे टाइम पे 4 आया। लेकिन पॉसिबिलिटीज क्या थी आने की, वो आपके पास डिनोट करती हैं क्या, स्टेट्स। यानी यहाँ पे जो 1 3 4 आया इनमें पॉसिबिलिटीज और क्या थी, आपके पास 1 आ सकता था, 2 आ सकता था, 3 आ सकता था, 4 आ सकता था, 5 आ सकता था, 6 आ सकता था, है ना। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, आउटकम्स जो आपके पास होते हैं, जो आने की पॉसिबिलिटी होती है वो आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने स्टोकास्टिक प्रोसेस किया है उसमें जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो आपकी क्या कहलाती है, स्टेट कहलाती हैं। जैसे वही अगर मैं डाइस का एग्जांपल लूं तो आउटकम आपके पास कितने आएंगे भाई, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 स्टेट्स इसके पास हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे मान लो एक कॉइन है, अगर आप एक कॉइन को उछालते हो, है ना, तो कॉइन के आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, कॉइन के आउटकम्स हो सकते हैं या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। अब आपकी मर्जी, आप उसको एक बार उछाल रहे हो या 2 बार उछाल रहे हो, है ना। तो यहाँ पे जो आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स, वो 2 हैं, इसका मतलब इसके पास 2 स्टेट्स हैं। बात समझ में आई? बोलो। अब यहाँ पे ये तो आपके पास डिनोट करता है जो आपके पास नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो ही आपके स्टेट्स हो जाती है, लेकिन ऐसे जो आउटकम्स आपके पास निकल कर आते हैं उनके कलेक्शन को बोलते हैं स्टेट स्पेस। क्या बोलते हैं? स्टेट स्पेस। ये तो आपके पास है जो नंबर ऑफ आपके पास आउटकम्स है, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ सकते हो इसको कि नंबर ऑफ आउटकम्स जो आपके पास होंगे वो आपके स्टेट्स आते हैं।
लेकिन यही चीज अगर मैं आपको बोलूं स्टेट स्पेस क्या होता है, तो आप बोलोगे यहाँ पे कि जो आपके स्टेट्स का कलेक्शन है, कितनी स्टेट्स आपके पास होंगी, उन सबको इकट्ठा करके आपने एक सेट के अंदर डाल दिया, वो आपका स्टेट स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो स्टेट स्पेस क्या होता है, क्योंकि ये सब यूज आएंगे मार्कोव चेन जब हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, तो वहां पे ये सब यूज आएंगे। ठीक है, स्टेट स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्सएन, या मैं बोलूं सेट ऑफ पॉसिबिलिटी इन स्टोकास्टिक प्रोसेस। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट स्पेस। मतलब जैसे वही अगर आप डाई से कुछ हाल रहे हो, उसके पास 6 आउटकम्स आएंगे, पॉसिबिलिटीज है 6 आउटकम्स में से कोई भी आ सकता है। इसका मतलब वहां पे उन सबको अगर आप जब कलेक्शन में डाल दोगे, सेट बना दोगे, तो वो आपका स्टेट स्पेस कहलाएगा। तो डाइस का जो स्टेट स्पेस है, एक डाई का बोल रही हूं, ठीक है, तो वो जो आपके पास स्टेट स्पेस है वो आपके पास ये होगा, ये जो आपका कहलाएगा ये स्टेट स्पेस कहलाएगा। अगर आप कोइन को उछाल रहे हो तो हेड और टेल का एक सेट जो बनता है वो आपका स्टेट स्पेस कहलाता है। ठीक है, क्लियर है क्या यहां तक, एक बार बता दो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, चलो अब चलते हैं। एक होता है डिस्क्रीट स्टेट स्पेस, एक होता है कॉन्टिन्यूस स्टेट स्पेस। वैसे इतना खास है नहीं है, ठीक है, और इसका मार्कोव चेन से भी ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, बट फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि स्टेट स्पेस की बात चली है तो इसके टाइप्स भी देख लेते हैं एक बार। पहला आता है डिस्क्रीट स्टेट स्पेस। इसको जब आप डिनोट करते हो, ये आपके पास डिस्क्रीट का मतलब यहाँ पे आप सीधा बोलोगे कि जैसे आइसोलेटेड पॉइंट से हम रिलेट करते हैं डिस्क्रीट को। ठीक है, डिस्क्रीट जब भी नाम आता है आइसोलेटेड पॉइंट से रिलेट होता है, तो यहाँ पे भी जो आपके पास स्टेट स्पेस होता है, स्टेट स्पेस में जो स्टेट्स आती हैं वो आपकी आइसोलेटेड रहती हैं। मतलब आपके पास कुछ ऐसी देखने मिलेंगी, ये आपके स्टेट है एक्सएन, जहां पे एन आपका 0 1 2 3 एंड सो ऑन टू ऐसे जाएगा। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा बोल सकती हूँ कि एक्स नोट, x1, x2, x3 एंड सो ऑन टू। ये जो आपके पास कलेक्शन होगा, ये आपके पास रहता तो काउंटेबल है, लेकिन आइसोलेटेड स्टेट्स होती हैं ये, मतलब ऐसी अलग अलग रहती है, आपको इनमें किसी के भी एक स्टेट के नेबरहुड में दूसरी स्टेट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास ये जो सेट रहता है, ये आपके पास रहता है आइसोलेटेड स्टेट स्पेस। हालांकि ये आपका काउंटेबल ही रहता है। ठीक है, ये आपका कैसा रहता है, काउंटेबल रहता है। और एक आपके पास होती है सेकंड वाली कॉन्टिन्यूस स्टेट स्पेस। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास जैसे डिस्क्रीट में तो आइसोलेटेड स्टेट स्पेसेस रहते हैं, यहाँ पे आइसोलेटेड नहीं रहते, यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं। जैसे लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन काम करती है ना, लिमिट पॉइंट में क्या होता है, लिमिट पॉइंट में पॉइंट्स एक नेबरहुड के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं उस पॉइंट के अलावा, है ना। तो यहाँ पे भी आपके पास कॉन्टिन्यूस में भी ऐसा होता है, ये आपके पास एक तो अनकाउंटेबल रहता है, साथ में ये एकदम मतलब बोलते हैं ना जिसको, इसमें जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसको आप जब डिनोट करते हो तो आप इसको डिनोट करते हो कुछ इस तरीके से, जहां पे टी आपका 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल, इसको 0 से टी करना, ठीक है, क्योंकि टाइम से डिपेंड कर रहा है, ये आपका निकल कर आता है, और हेंस ये आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल। हम जब मार्कोव चेन पढ़ते हैं तो हम इस कॉन्टिन्यूस स्टेट स्पेस को अभी नहीं पढ़ते हैं, ये आपका दूसरे स्टैटिस्टिक्स में का दूसरे पार्ट में आता है। ठीक है, हम जब मार्कोव चेन पढ़ते हैं वहां पे हम डिस्क्रीट स्टेट स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वहां यहाँ पे जो स्टेट्स रहती हैं वो मेरी कैसी रहती हैं, डिस्क्रीट रहती है, आइसोलेटेड रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे मार्कोव चेन में वो डिस्क्रीट स्टेट स्पेस से
पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर है जी? अब आपका जो शुरू होता है वो होता है मार्कोव चेन। ये तो जस्ट बेसिक था कि आपको मार्कोव चेन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जब मार्कोव चेन पढ़ेंगे तो उनमें कुछ कुछ ये टर्म्स यूज होंगी, तो उसके बारे में आपको पहले ही पता होना चाहिए, ठीक है। अब शुरू होता है, लिखिए मार्कोव चेन। कहता है दिस स्टोकास्टिक प्रोसेस, मतलब जो आप टाइम के साथ एक प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपके पास एक स्टेट स्पेस है, स्टेट्स हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज आपको मिलेंगी, ये आपके पास है, इज मार्कोव चेन फॉर गिवन स्टेट। स्टेट्स यहां पे मैं लिख रही हूं, देखना ध्यान से, जे के, J1, J2 एंड सो ऑन टू JN-1। ये आपके पास स्टेट्स हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या है, स्टेट्स हैं। ये मैंने स्टेट्स के नाम दे दिए कि आपके पास स्टेट्स इस तरीके से है, ठीक है। सच दैट आप मार्कोव चेन कब बोलोगे, एक स्टोकास्टिक प्रोसेस को मार्कोव चेन कब बोलोगे, जब उसके लिए ये स्टेट्स मेंशन करी है। एंड यहां से कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी xn इक्वल टू के, पहले इसको लिखो फिर मैं आपको समझाऊंगी ये होता क्या है। xn-1 इक्वल टू में J1, xn-2 इक्वल टू में J2 एंड सो ऑन टू लास्ट में x0 इक्वल टू में JN-1। ठीक है, अब इसका मतलब है क्या, आपके पास है यहां पे प्रोबेबिलिटी xn इक्वल टू में k, xn-1 इक्वल टू में j। ये आपके पास स्टेट है, ये आपके पास स्टेट है, आप J से K पे पहुंच रहे हो। अब यहां से J से K पे पहुंचने के बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं मार्कोव चेन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप 2 स्टेप में भी पहुंच सकते हो, 3 पे भी पहुंच सकते हो, ठीक है। लेकिन वहां पे डिपेंड करेगा जो इसने प्रोबेबिलिटी बोली है वो किस तरीके से बोली है। अब यहाँ पे आप n-1 पे थे, आप n पे पहुंचे हो, इसका मतलब आप जो स्टेप्स आपके पास आएंगे वो n-1 आएंगे, दैट इज 1 स्टेप में आप पहुंच रहे हो। और इसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे ना, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, देखना, यहाँ पे लिखोगे स्मॉल p जो कि प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आप लिखोगे, आप J से K पे पहुंच रहे हो, है ना, तो जब J से K पे पहुंचोगे तो J पहले लिखोगे, जिस पे पहुंच रहे हो उसको बाद में लिखोगे, एंड कितने स्टेप्स में पहुंच रहे हो उसको यहाँ पे लिखोगे। तो यहाँ पे आप 1 स्टेप पे पहुंच रहे हो तो ये आपका यहाँ पे लिखा जाए। समझ में आई बात, बोलो। तो ये जो आपके पास बताती है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी आपके पास होती है, ये प्रोबेबिलिटी आपको बोलती है कि ये आप J से K पे पहुंच रहे हो, और यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी मेंशन रहेगी कि आप कितनी प्रोबेबिलिटी है J से K पे पहुंचने की इन 1 स्टेप के लिए, ठीक है, ठीक है जी। एंड इसी को आप बोलते हो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको मेंशन कर लो कि जब आप यहाँ पे J से K लिखते हो, P J से K, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब जैसे आप मान लो 1 स्टेप पे पहुंच रहे हो, तो आप इसको बोलोगे 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी या फिर यूनिट स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। अब जैसे मान लो, ऐसे करते करते आप मान लो आपके पास, एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, मान लीजिए आपके पास ये J है और ये आपकी K स्टेट है, एंड यहाँ पे कोई बीच में आपके J1 और J2 स्टेट्स लाई कर रही हैं, ठीक है। आप वो, आपको अगर मैं बोलूं कि ये 1 स्टेप पे पहुंच रहा है, तो आप सीधा बोलोगे कि J से K पे जा रहा है, एक स्टेप दिख रहा है मुझे सीधा, एक
डायरेक्टली पहुंच गया, कहीं पे बीच में वो रुका नहीं है, ठीक है, सीधा जहां पे जाना था उसको वो वहां पे पहुंच गया है। लेकिन यही चीज अगर आप घुमा फिरा के पहुंचाओ, जैसे मान लो आपके पास पहले जे आया आपके पास J1 के पास, फिर J1 से वो गया K पे, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टेप्स आ रहे हैं वो आपके पास कितने आ रहे हैं? यहाँ पे एक स्टेप पे भी K के पास पहुंच रहा है, 2 स्टेप्स में भी K के पास पहुंच रहा है। कैसे? पहले J से J1 पे गया, फिर J1 से K पे गया। इसी तरीके से मान लो आपका यहां से पहले J1 से J2 जाए और J2 से K जाए, तो आपका J से K पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 4 स्टेप्स में भी आ रही है। कैसे आ रही है? पहले आप यहां पे गए, फिर आप यहां पे गए, फिर आप यहां पे गए, 3 स्टेप्स में आ गई। यहां पे आपके पास 2 स्टेप्स में आ गई, ठीक है। एंड यहीं पे अगर आपके पास स्टेट्स और आगे अगर आ गई आगे, तो आप ऐसे करके पहुंचा सकते हो। तो मतलब आपको पता चल गया कि आप कितने स्टेप्स में किस तरीके से पहुंचोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप अपना डिनोट करोगे PJK को m टाइम्स, तो आप बोलोगे कि ये आपके mth स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है। मतलब आप J से K पे पहुंच रहे हो m स्टेप्स के ऊपर, ठीक है। आपको अलग अलग स्टेप्स के लिए मिल सकती हैं प्रोबेबिलिटीज, 1 के लिए भी मिल सकती है, J से K पे पहुंचने के लिए 2 के लिए भी मिल सकती है, 3 के लिए भी। वो डिपेंड करेगा कि आपकी मार्कोव चेन कितनी बड़ी है, ठीक है, और क्या उसका डायग्राम बन रहा है, वहां से आप आसानी से देख पाओगे या फिर प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब आप लिखेंगे, इसको मैं एक बार और लिखवा देती हूँ। PJK जब आप डिनोट करेंगे, इसको याद रखना m स्टेप्स के लिए, तो आप यहां पे लिखते हो प्रोबेबिलिटी x, यहां पे एक बार लिखो कि आपको कहां पे पहुंचना है, आपको J से K पे पहुंचना है। आप कितने स्टेप्स पे पहुंच रहे हो? m स्टेप्स पे पहुंच रहे हो। मतलब जब आप xn पे J पे थे, तो यहां पे मैं n प्लस m लिखूंगी ना, तब आप K पे पहुंचोगे, तभी तो स्टेप्स m होंगे। अरे तभी तो स्टेप्स m होंगे। तो यहां पे ये आपका डिनोट करेगा स्टेप्स को, एंड ये आपको बताएगा कि आप किस स्टेट से किस पे जा रहे हो। क्लियर है क्या? बोलो, ये समझ में आ गया डिनोट किस तरीके से करोगे? ठीक है, चले आगे। अब आती है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, देखिएगा। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स नाम से ही पता चला, एक तो मैट्रिक्स होगी, दूसरा उस मैट्रिक्स में सिर्फ प्रोबेबिलिटीज मेंशन रहेंगी। अब क्योंकि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे कितने स्टेप्स पे जा रहे हो वो भी आपको उस प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो आपके पास मैट्रिक्स होती है, यहाँ पे आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज कंटेन करता है, और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी कंडीशन होती है, वो आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है। उसके बिना आपकी मार्कोव चेन नहीं बन पाएगी, उसके बिना ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स नहीं बनती है, ठीक है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स PJK सेटिस्फाई, सबसे पहली बात तो जो प्रोबेबिलिटीज आपके पास होंगी वो आपके पास हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। सबसे मेन कंडीशन, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती है, हमेशा या तो पॉजिटिव रहेगी या फिर 0 हो सकती है, बस। नेगेटिव कभी भी नहीं जाती है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स की प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। दूसरी बात, फर्स्ट सेकंड चीज आपके पास है कि जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगी उसमें जो रो सम निकल कर आएंगे प्रोबेबिलिटीज के, उनका सम हमेशा 1 निकल कर आना चाहिए। अगर सम 1 नहीं, इसका मतलब वो आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स नहीं, तो आप आगे काम ही नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है
कि जो आपके पास सम होना चाहिए जे से के पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटीज का सम, ठीक है, वो आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए फॉर ऑल जे। अब ये इसका मतलब ये रो सम है, भले ही आपका कॉलम सम 1 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रो सम हमेशा 1 होना चाहिए मैट्रिक्स का। ये दो कंडीशन ऐसे हैं जो आपके ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करनी ही करनी चाहिए, अदरवाइज ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स डिफाइंड ही नहीं होगी फिर। ठीक है, क्लियर है क्या? अब यहाँ पे बात आती है कि आप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपको देखने किस तरीके से मिलेंगी, वहां से आप किस तरीके से पता कर पाओगे कि आप जे से के पे कितने स्टेप्स पे कहां पे पहुंच रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, उसको देखिएगा। एंड ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। जैसे मानो आपके पास एक मैट्रिक्स मैं आपको बना के दे रही हूं, ठीक है, मानिए ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास है n+1 क्रॉस n+1 की, ठीक है, n+1 ऑर्डर की है ये। यहाँ पे मैं इसके स्टेट्स लिख रही हूँ। अब मैं जो स्टेट स्पेस लेकर चल रही हूँ वो ये लेकर चल रही हूँ, देखना, जो मैं स्टेट स्पेस लेकर चल रही हूँ वो मैं ये लेकर चल रही हूँ, ठीक है। इस स्टेट स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं, आपको ये चीज याद रखनी है हमेशा कि जो इसके मैट्रिक्स बनती है ना वो हमेशा एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं बनती है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी चाहे आप यहाँ पे ऐड कर लो। तीसरी कंडीशन, मैट्रिक्स आपकी कैसी होनी चाहिए, शुड बी ऑफ स्क्वायर ऑर्डर, या स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ऐसा लिख लो। रेक्टेंगुलर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हमेशा स्क्वायर होनी चाहिए, तभी आपकी स्टेट्स लिखी जाएंगी दोनों साइड, रो में भी और कॉलम में भी बराबर बराबर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आपके जो स्टेट्स हैं वो मेंशन कर दी, यहाँ पे भी आप अपने स्टेट्स मेंशन कर दोगे। ये जो आपके पास होता है इसको आप समझना, जब आप इस ये वाली एलिमेंट को लिखते हो, इसका मतलब यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी जब आप अपनी 0 से 0 स्टेट पे पहुंच रहे हो इन 1 स्टेप। आपको जो गिवन मैट्रिक्स रहेगी उसमें आपको हमेशा वो 1 स्टेप के ऊपर ही देकर देगा, क्योंकि मैट्रिक्स जो गिवन रहती है वो आपको एक ही स्टेप में पहुंचने वाली स्टेट्स के ऊपर गिवन रहती है। जब हम सेकंड स्टेप में जाने की बात करेंगे तो हमें मैट्रिक्स को स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उसके अलग अलग तरीके होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखना यहाँ पे जो आपको मैट्रिक्स दिया है वो आप उसमें एकदम एक स्टेप पे ही काम कर रहे हो, आप यहाँ से 0 से 0 पे जा रहे हो इन 1 स्टेप, ठीक है। आपकी ये स्टेट है x0, यहाँ पे आप 1 स्टेप पे पहुंच रहे हो। 1 स्टेप का मतलब है कि आप घूम फिर के वापस अपने ऊपर ही आ रहे हो, ठीक है, वापस अपने घर में ही आ रहे हो, ये होता है 1 स्टेप। जब आप x0 से x1 पे, मतलब आप x0 से x1 पे एक स्टेप में पहुंच रहे हो, जैसे मान लो आपके पास ये x1 स्टेट है, तो ये आपके पास पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे आप वो लिखोगे। तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे मेंशन करोगे, ये आपकी है 0 से 0 पे पहुंचने की, ये आपकी है 0 से 1 पे पहुंचने की, ये आपकी है 0 से 2 पे पहुंचने की, एंड सो ऑन टू ये वाली यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आपकी आएगी 0 से n पे पहुंचने की। याद रखना जो आप रो में ले रहे हो, ठीक है, जो आप यहाँ पे रो पे जो 0 स्टेट ले रहे हो, यहाँ पे वो 0 से ही आप सब पे जा रहे हो, उल्टा मत कर देना कि 0 से बस 0 पे गए, 1 से 0 पे गए, 2 से 0 पे गए, नहीं, आपको यहाँ से एलिमेंट लेने हैं, 0 से 0 जाना है, 0 से 1 गए, 0 से 2 गए, 0 से 3 गए, एंड सो ऑन टू 0 से n गए, ठीक है, आपको इस तरीके से काम करना है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हम चले सेकंड वाली रो में, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये आपके पास 1 स्टेट का है,
ये आपके पास पूरा जो स्टेट का है वो 1 स्टेट का है। 1 स्टेट से आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, 0 पे भी जा रहे हो, 1 पे जा रहे हो, 2 पे जा रहे हो एंड सो ऑन टू n पे जा रहे हो। तो वो आप इसको यहाँ पे किस तरीके से डिनोट करोगे, यहाँ पे आप इसको डिनोट करोगे 1 से 0 पे गए, 1 से 1 पे गए, 1 से 2 पे गए एंड सो ऑन टू 1 से n पे गए। एंड इसी तरीके से लास्ट वाली जो आपके पास आएगी, n से आप सारी जगह जा रहे हो, p n से 0 गए, n से 1 गए, n से 2 गए एंड सो ऑन टू n से n गए। ये आपके पास जो होती है ये आपकी प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कहलाती है। एंड यहाँ पे मेन कंडीशन, एक तो ये सारी की सारी आपके पास या तो 0 हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो, ठीक है। दूसरी बात, इनका जो रो सम है P00, P01, P02 एंड सो ऑन टू P0n, ये आपके पास 1 हो। सेकंड वाले का भी रो सम 1 हो एंड सो ऑन टू जितनी भी रोज आ रही है उन सबका रो सम 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रो का रो सम 1 हो गया, बाकी रो को नहीं देखा, सारी रोज का सम 1 होना चाहिए, ठीक है। एंड स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए। क्लियर है जी, बोलो। ठीक है, चले आगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे मान लो आपके पास एक कुछ स्टेट्स गिवन है, ठीक है। मानो जैसे यहाँ पे आपके पास है x0, 0 से ही ले लेते हैं, 0 1 2 3। मानो आपके पास ये 4 स्टेट्स गिवन है, ठीक है। मान लो आपके पास आप 1 से 0 से 1 पे जा रहे हो, 1 से 0 पे आ रहे हो। मान लीजिए आप 2 से 3 पे जा रहे हो और 3 से आप वापस 1 पे आ रहे 2 पे आ रहे हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखूंगी, मुझे यहाँ से 0 से 1 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कुछ ना कुछ दी रहेगी, है ना। 1 से 0 पे आने की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ दी रहेगी। लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा है, जब आप यहाँ से 0 पे 2 स्टेट पे जाने की प्रोबेबिलिटी देखोगे, यहाँ पे 0 से 2 पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी 0 होगी। सेम तरीके से आप देखो, 0 से 3 पे जाने का कोई रास्ता नहीं है तो प्रोबेबिलिटी 0। सेम तरीके से 1 से 2 पे जाने के या फिर 2 से 1 पे आने का कोई रास्ता नहीं है, प्रोबेबिलिटी 0। 3 से 1 पे, 3 से 0 पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, या इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आपके पास 0। तो प्रोबेबिलिटी इस केस में 0 होंगी जहां पे जाने का कोई भी पाथ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियर है क्या जी, चले आगे। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कुछ एक चीजें, ठीक है, इस मैट्रिक्स को लेके। एक पहली बात तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स होगी ये आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। दूसरी बात, P आपके पास स्टोकास्टिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब ये समझ लेना स्टोकास्टिक किसको बोलते हैं। प्रोसेस तो आपने समझ लिया, स्टोकास्टिक प्रोसेस जो होता है वो तो होता है, लेकिन स्टोकास्टिक मैट्रिक्स क्या होती है वो समझना, क्योंकि आगे फिर डबल स्टोकास्टिक पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। P is a stochastic matrix that is square matrix with नॉन नेगेटिव एलिमेंट। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं हो, 0 और पॉजिटिव हो सकते हैं। एंड यूनिट रो सम, ये चीज आपको याद रखनी है। स्टोकास्टिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जो एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दूसरी बात उसके सारे एलिमेंट्स नॉन नेगेटिव हो, एंड जो सम है रोज का वो आपके पास 1 हो, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप स्टोकास्टिक मैट्रिक्स, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स तो खैर होगी ही वो, लेकिन ऐसे मैट्रिक्स को आप स्टोकास्टिक मैट्रिक्स भी बोलते हो, ठीक है। अब यही चीज को अगर मैं आपको बोल दूं कि रो सम तो हमेशा 1 होगा, ये तो मुझे पता ही है, लेकिन अगर कॉलम सम भी साथ साथ 1 हो जाए तो आप ऐसे मैट्रिक्स को डबल स्टोकास्टिक बोलते हो। लिखिए तीसरी चीज,
if P satisfy the condition P J K एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मतलब J से K पे जाने की जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं वो आपको हमेशा 0 या 0 से बड़ी मिले, उनके लिए अगर आपके पास रो सम 1 हो, साथ साथ फॉर ऑल J, साथ में आपके पास अगर कॉलम सम भी 1 हो फॉर ऑल K के लिए, इसका मतलब ऐसे मैट्रिक्स को आप डबल स्टोकास्टिक बोलते हो। देन मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को आप P का नाम दे देना, ठीक है, इसको आप P का नाम देते हो, कैपिटल P का, तो मैट्रिक्स P इज कॉल्ड डबल स्टोकास्टिक। क्लियर है क्या? बोलो। ठीक है, अब आपके पास ये आपको पहले पता होना चाहिए, जब भी आप मार्कोव चेन बनाएंगे, मतलब हम चेन बनाना सीखेंगे, ठीक है, तो वहां से आपको ये पता होना चाहिए कि पहले ही कि आपके पास एक तो रो सम 1 है, ठीक है, सारी की सारी एंट्रीज नॉन नेगेटिव है, तो भी आप मार्कोव चेन के ऊपर काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब सीखेंगे मार्कोव चेन बनाना, कि आप मैट्रिक्स से कैसे चेन को बनाओगे, किस तरीके से स्टेट्स लिखे जाएंगे, किस तरीके से स्टेप्स लिखे जाएंगे, कितने स्टेप्स में आप कैसे पहुंचोगे। ठीक है, देखना। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, देखो आपके पास, मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स P गिवन है, सपोज वी हैव गिवन मैट्रिक्स P, ठीक है, और वो क्या होगी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये चीज मेंशन कर लेना चाहे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, क्योंकि फिर वो उसकी सारी कंडीशंस भी फुलफिल करनी चाहिए। ठीक है, तो हम वहां से क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ट्रांजिशन डायग्राम अगर आपको गिवन है तो आप वहां से मैट्रिक्स भी बना सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो, मैट्रिक्स से डायग्राम भी, डायग्राम से मैट्रिक्स भी। तो कहता है कि आप यहाँ पे जब अपना डायग्राम बनाते हो वो किस तरीके से बनाते हो, मैं आपको यहाँ पे सीधा सिखाई देती हूँ लिखवाने की बजाय। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, जो आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है या नहीं है पहले आप चेक करेंगे। 0.7, 0.30, 0.1, 0.3, 0.6, 1, 0 एंड 0। सबसे पहले तो ये बता दो कि ये मैट्रिक्स आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स तो है क्या, बताइए फटाफट से। है ना, क्यों? क्योंकि सबका एक तो रो सम 1 है, फर्स्ट रो का भी, सेकंड रो का भी एंड थर्ड रो का भी। दूसरी बात, सारी की सारी एंट्रीज नॉन नेगेटिव हैं। ठीक है, इसका मतलब ये आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स तो है। अब इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, आपके पास या तो क्वेश्चन में वो स्टेट्स को मेंशन करके देगा, जैसे आपको यहाँ पे आपको पता है ये 3x3 की मैट्रिक्स बन रही है, तो पक्का आपके पास यहाँ पे जो स्टेट्स होंगी वो 3 होंगी, है ना। अब हो सकता है स्टेट्स को वो खुद से मेंशन करके दे, 0 1 2 या फिर 1 2 3, वो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन किस तरीके से आपको देता है। ठीक है, बाकी स्टेट्स का नाम कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे आप 0 1 2 अगर लेते हो, इस स्टेट को जनरली 0 1 2 ही लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे, आप इसको यहाँ पे लिखोगे। अब देखो आपके पास 3 स्टेट्स हैं, तो आप यहाँ पे 3 सर्कल बना लो, एक 0 स्टेट का, एक 1 स्टेट का, एक 2 स्टेट का। अब आप देखो 0 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.7, मतलब 0 से घूम के 0 पर ही आ रहा है, कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ, 0.7 के साथ। 0 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3, यानी आप 0 से 1 पे आए, कितनी प्रोबेबिलिटी, 0.3 के साथ।
0 से 2 पे आने की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब आपके पास 0 से 2 पे जाने का कोई पाथ नहीं है। मतलब 0 से 2 आप जा ही नहीं रहे हो, डायरेक्टली तो नहीं जा रहे हो, इनडायरेक्टली जा सकते हैं, तो हो सकता है इस मार्कोव चेन में कुछ मिल जाए ऐसा, लेकिन डायरेक्ट कोई पाथ नहीं है जाने का। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड वाली रो पे। 1 से आप 0 पे जा रहे हो, 0.1 प्रोबेबिलिटी है, यानी 1 से आप गए 0 पे, प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है 0.1। 1 से आप गए 1 पे, यानी 1 से खुद के ऊपर ही घूम के वो आ गया, क्या प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.3। 1 से आप 2 पे भी जा रहे हो, 0.6 प्रोबेबिलिटी है, यानी 1 से आप गए 2 पे तो 0.6 प्रोबेबिलिटी है। अब देखो 1 का काम खत्म, 1 0 पे चला गया, 1 1 पे भी चला गया और 1 2 पे भी चला गया। अब बात करते हैं 2 स्टेट की। 2 स्टेट आपकी सिर्फ 0 पे जा रही है, ना 2 से 1 पे जाने का कोई पाथ है, ना 2 से 2 पे जाने का कोई पाथ है, यानी 2 सिर्फ आपका किस पे जा रहा है 0 पे जा रहा है, तो 2 आपका सिर्फ 0 पे जा रहा है, तो ये आपका 0 पे गया। प्रोबेबिलिटी क्या है 1 है। इस तरीके से आपको क्या बनाना है, अपना डायग्राम बनाना है, एंड यही जो आपकी कहलाती है, ये आपकी मार्कोव चेन कहलाती है। बात समझ में आई? किस तरीके से आपको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी काम हुआ है फिलहाल, वो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स ने दिया है, ये तो आपको एक स्टेप के लिए काम दिया है, लेकिन जब हम इसी कोई डायग्राम से देखते हैं तो आपको यहाँ पे 2 स्टेप्स 3 स्टेप पे पहुंचने वाली प्रोबेबिलिटीज भी आसानी से मिल जाएंगी। मतलब आपको इस मैट्रिक्स तो आपको सिर्फ ये देगा कि आप 0 से 0 पे 1 स्टेप पे जो पहुंच रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, 0 से 1 पे पहुंचने के 1 स्टेप में क्या प्रोबेबिलिटी है, ये सिर्फ आपको 1 स्टेप की प्रोबेबिलिटी देता है। लेकिन डायग्राम से हम जितने स्टेप्स के चाहें उतने स्टेप्स की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप 0 से 0 पे 1 स्टेप पे कितने बार पे पहुंच रहे हो, आप 0 से 0 पे 1 स्टेप पे क्या कोई प्रोबेबिलिटी मिल रही है, तो आप बोलोगे बिल्कुल मिल रही है। आप 0 से 0 पे जा रहे हो तो उसकी 0.7 प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं आपको बोलूं 0 से 0 आने की क्या 2 स्टेप्स में कोई प्रोबेबिलिटी है, तो आपको यहाँ पे चैन से तो पता चल जाएगा। अगर आपको इस मैट्रिक्स से निकालना है तो आपको इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी मैट्रिक्स से दोबारा, यानी आपको पी स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उस पी स्क्वायर में आपको जो ये फर्स्ट वाली एंट्रीज होती है जो आपको 0 से 0 पे पहुंचाती है, वो एंट्री आपको पी स्क्वायर में जो मिलेगी वो आपकी 0 से 0 पे आने की सेकंड स्टेप की प्रोबेबिलिटी होगी। उसको करेंगे, पहले इसको एक बार डायग्राम से समझो। 0 से 0 पे आने की क्या 2 स्टेप्स में कोई प्रोबेबिलिटी है? बिल्कुल है। कैसे है? आप या तो यहाँ पे 2 बार घूम के आ सकते हो, या फिर आप ऐसे गए और वापस ऐसे आ गए। आई? बोलो। तो यहाँ पे जो आपके पास 2 स्टेप की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल मिल गई आपके पास है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास क्या कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो 0 से 0 स्टेट पे ही आए लेकिन 3 स्टेप्स में आए, तो आप बोलोगे बिल्कुल है। कैसे? एक तो 3 स्टेप वो खुद के ऊपर ही घूम जाएगा 3 बार। दूसरी बात, एक बार ऐसे गया, एक बार ऐसे घूमा 2, एक बार ऐसे आया 3 स्टेप में 0 से ही निकला था और 0 पे ही वापस आ गया। या फिर आपके पास 0 है, 1 है, 2 है, ये ऐसे जा रहा था, ऐसे भी था, ऐसे भी था, ऐसे भी था और ऐसे भी था। इसको समझना, मैं आपको यहाँ पे सारी जितने 3 स्टेप्स के अंदर आएंगे सारे के सारे आपको पाथ शो करती हूँ। ठीक है, आपको वो सारे कलेक्ट करने हैं, सारे के सारे। 0 से 1 पे जाने के 2 स्टेप्स में सबसे पहले 2 स्टेप का देखना, 1 2, एक प्रोबेबिलिटी तो यहां से निकल गई है ना, मतलब हमें एक पाथ तो ये मिल गया जो 2 स्टेप में आ रहा है, दूसरा 1 2। ठीक है, अब इसके अलावा आपको 2 पाथ और कहीं नहीं मिलेंगे, इसके अलावा आपको कोई 2 पाथ नहीं मिलेगा। ठीक है, बात करें अगर 3 स्टेप्स की, 3 स्टेप्स में आप 0 से 0 पे कैसे पहुंचोगे?
या तो आप इस पे 3 बार घूम जाओ, या फिर आप ऐसे गए गए वापिस ऐसे आए और एक बार इस पे घूम जाओ, या फिर एक बार इस पे घूम जाओ, एक बार इधर गए, एक बार इधर आ जाओ। 3 स्टेप्स में हो गई, हो गई। 3 प्रोबेबिलिटीज निकल कर आ गई। कहां से कहां पे गए हैं समझना है इसको। आप 0 से 0 पे जा रहे हो, आपको जाना है 3 स्टेप्स में। 3 स्टेप्स बोले तो 1, 2 और 3। अब यहां पे जब हम बात करते हैं अपने पाथ की, तो ये जो स्टेट्स खाली हैं इनमें आपका 0 भी आ सकता है दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरी स्टेट भी आ सकती है इसमें। जैसे अगर मैं 0 से 0 पे 3 स्टेप में जाना चाह रही हूं, तो मैं 0 से 0 पे 3 बार भी घूम सकती हूँ। या फिर मैं ऐसा हो जाए कि मैं एक बार 0 पे घूम गई, एक बार 1 पे चली गई, फिर वापस 1 से 0 पे आ गई। या फिर मैं 0 से पहले 1 पे चली गई, फिर 0 पे आ गई और फिर वापस 0 से 0 पे घूम गई, हो सकता है। या फिर आप अगर यहां से पहले किस पे जाओ, 0 से 1 पे जाओ, देखना, फिर आप 1 से 1 पे घूम जाओ 2 स्टेप्स और फिर आप वापस 0 पे चले जाओ। तो आप क्या किए, 0 से 1 पे गए, 1 से आप 1 पे घूमे और फिर वापस 0 पे चले गए। ये आपको फिर एक नई प्रोबेबिलिटी मिल गई 3 स्टेप्स में जाने की। और क्या क्या हो सकता है, और भाई आप 0 से 1 पे आ सकते हो, है ना, फिर 1 से आप 2 पे जा सकते हो और फिर 2 से आप 0 पे जा सकते हो। ये आपके पास फिर 3 स्टेप्स की प्रोबेबिलिटी हो गई। मतलब आपको जितने भी पाथ दिख रहे हैं, जितने भी, चाहे वो खुद के ऊपर ही घूमे बार बार, चाहे वो दूसरे स्टेट के ऊपर घूम के आए, जितने भी मिल रहे हैं उन सबको आपको कलेक्ट करना है। वो आपको जो इनका जो कलेक्शन होगा उनसे जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी वो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी देगी। बात समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, मतलब आप अपने स्टेट पे बार बार भी घूम सकते हो, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, जब आगे फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे वहां पे रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप अपनी स्टेट पे नहीं घूम पाओगे, लेकिन यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपनी स्टेट में कितनी बार भी घूम सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे अब बोलूं कि 0 से 0 पे जाने की 4 बार प्रोबेबिलिटी कितनी है 4 स्टेप्स में, तो आप 0 से 4 बार भी 0 पे घूम सकते हो। ठीक है, 0 से 3 बार, 2 बार घूम के भी आप 1 से वापस 0 पे भी आ सकते हो 4 स्टेप्स में। तो मतलब आप अपने घर के चक्कर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां से जो प्रोबेबिलिटीज निकल कर आएगी वो आपके पास आएंगे जब आप 0 से 0 पे 3 स्टेप्स में पहुंचेंगे। समझ में आई? अब यही चीज अगर मैं आपको बोलूं कि आप मैट्रिक्स से इसको निकालो, तो आप मैट्रिक्स को, अगर मुझे 3 स्टेप्स की बात करनी है, क्योंकि मुझे जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होती है वो सिर्फ 1 स्टेप के बारे में बताती है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे 3 स्टेप्स के लिए अपनी मैट्रिक्स को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मुझे जो फर्स्ट वाला एलिमेंट मिलेगा, जो ये फर्स्ट वाली एंट्री होती है ये वाली। ठीक है, ये जो आपके पास निकल कर आएगी ये आपको बताएगी कि 0 से 0 पे पहुंचने की 3 स्टेप्स में प्रोबेबिलिटी क्या है। समझ में आया? अब जैसे एक एग्जाम्पल और करते हैं इसका, ठीक है, वहां से समझ में आएगा। पहले तो हम इसका एक बार और डायग्राम बनाने सीखते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको करेंगे, देखिएगा। जैसे आपके पास है P, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है 1/4, 1/4, 1/4 एंड 3/4, सॉरी 1/4। ठीक है, 1/2, 1/2, 0 एंड 0, 0 0 1 0, 1/2, 0 0 एंड 1/2। ये आपको मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले तो देखो क्या ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। रो सम 1 है, 1 है, 1 है और 1 है। सारी एंट्रीज नॉन नेगेटिव भी है, इसका मतलब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पे इनको मैं नाम दे दूं, ये स्टेट्स हैं मेरे पास। ठीक है, आप यहाँ पे इसका डायग्राम देखना बना के, 0 1
2 and 3। 0 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4, एक स्टेप में जा रही हो। 0 से 1 पे जाने की 1/4, एक स्टेप में जा रही हो। 0 से 2 भी जा रहे हो और 0 से 3 भी जा रहे हो ना। प्रोबेबिलिटी वही 1/4 1/4। 1 से 0 पे जा रहे हो और 1 से 1 पे जा रहे हो। 1 से 0 पे एंड 1 से 1 पे। बाकी 1 से आप और कहीं स्टेट पे नहीं जा रहे हो, क्योंकि 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी भी 0, 3 पे जाने की प्रोबेबिलिटी भी 0। ठीक है, 2 से आप कहीं पे भी नहीं जा रहे हो, 0, 1 और 3 पे। 2 से सिर्फ आप 2 पे जा रहे हो, यानी 2 से आप सिर्फ 2 पे गए और कहीं पे भी नहीं गए, और उसकी प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, 3 से आप सिर्फ 0 पे एंड 3 पे जा रहे हो, तो आप 0 पे गए और 3 पे गए। प्रोबेबिलिटी वही 1/2 एंड 1/2। ये जो आपके पास बनेगा, ये आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स डायग्राम बनेगा। बात समझ में आई? ठीक है, कर लोगे? ये चीजें समझ में आ गई? पहले इतना बता दो, फिर मैं उस पे जाऊंगी। जब एम स्टेप्स पे काम करोगे तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे डायग्राम से एंड मैट्रिक्स से। इसके होमवर्क दे दूं, ट्राई करोगे खुद से मैट्रिक्स का ट्रांजिशन डायग्राम बनाने की कोशिश करना। ठीक है, बन ही जाएगा। फर्स्ट देखिए, 1/4 1/4 0, यहाँ पे लिखो 1/2 1/4 0 1/4 0, 1/3 0 0 2/3 0 0 0 1 0 0, 2/5 1/5 0 2/5 0, एंड यहाँ पे सारी 1/5 है। ठीक है, इसका आप मैट्रिक्स इसका आप डायग्राम बनाना। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, अब जो सीखेंगे वो सीखेंगे जब आप अपनी डायग्राम से एंड मैट्रिक्स से किस तरीके से एम स्टेप्स की प्रोबेबिलिटीज निकाल पाओगे। ठीक है, देखिए एम स्टेप प्रोबेबिलिटीज। अब आप जानते हो कि जैसे मान लो अगर मैं जे से के पे जा रही हूँ, एम स्टेप्स में जा रही हूँ, तो आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो? आप यहाँ पे लिखोगे पी। जे से आप के पे जा रहे हो तो जे से के पे गए तो जे के। एम स्टेप्स में जा रहे हो तो एम ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से बताते हो कि ये आपके पास होगा ऐसा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन प्लस में एम इक्वल टू के पे पहुंचे हो, कहां से? जे से। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो ना। यहाँ पे जब आप अपनी मैट्रिक्स के लिए काम करते हो, मतलब आप डायरेक्ट जब आप मैट्रिक्स से बताओगे कि आपके पास एम स्टेप्स पे पहुंचने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी फ्रॉम जे टू के, तो जो आपके पास ये जो एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट होगा किसका? ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे जितने भी स्टेप्स के लिए आप काम कर रहे हो, उतनी टाइम से आपको अपनी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। यानी जब आप अपने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उसकी पावर m निकालेंगे, तो जो उसमें ये वाला जो एलिमेंट होगा पी जे के वाला, जे से के पे जाने वाला जो एलिमेंट होगा, वो आपका m स्टेप्स में जे से के पे पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो, है ना? अब जैसे आप इसका एक मैट्रिक्स देखते हैं, ठीक है, इसका एक एग्जांपल देते हैं, वहां से हम डायग्राम से भी निकालना सीखेंगे और इससे भी। समझिएगा, जैसे मान लीजिए वही वाला एग्जांपल जो हमने अभी लिया था, मान लीजिए आपके पास ये एक प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपको गिवन है। ठीक है, देख लो सबका रो सम 1 है, नॉन नेगेटिव वैल्यूज है, तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आपको निकालना है जब आप 3 से 2 पे जा रहे हो। आपकी ये जो स्टेट्स हैं, ये मैं मेंशन कर देती हूँ, ये आपकी है 1 2 3, ये आपकी है 1 2 3। जब आप 3 से 2 पे जाओगे
कितने स्टेप्स में जा रहे हो? 2 स्टेप्स में, तो मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो आप यहां से क्या करोगे? 3 से 2 पे जाने का मतलब हो गया आप 3 से 2 पे जा रहे हो, मतलब आपके पास ये वाला एलिमेंट, लेकिन ये वाला एलिमेंट आपको किस में चाहिए? आपको चाहिए 2 स्टेप्स में। इसका मतलब आपको इस मैट्रिक्स को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओगे और उसमें जब ये वाला एलिमेंट आप निकालोगे, वो जो निकल कर आएगा वो आपको प्रोबेबिलिटी देगा ये वाली। बात समझ पा रहे हो ना? बोलो। होमवर्क देख लीजिए जी, देख लीजिए देख लीजिए। वैसे तो पीडीएफ मिल ही जाएगी, ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये आपको चाहिए यहाँ पे जब आप पी स्क्वायर करोगे, उसके बाद ये वाला जो एलिमेंट निकल कर आएगा वो आपका निकल कर आएगा P32 का सेकेंड स्टेप में पहुंचने वाली प्रोबेबिलिटी। तो इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे, आप पी स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, यहां से जो पी स्क्वायर आएगा देखना, आप इसको इससे करवाओगे तो ये आपको मिलेगा 0.49, फिर आप इसको इससे करवाओगे तो 0.7 इंटू में 0.3, और साथ में आपको मिलेगा 0.3 प्लस में, तो ये आपको ये मिल जाएगा। इसको इससे करवाओगे तो 0 मिलेगा, देख लेना इसको करके, ठीक है। यहाँ पे इस सेकंड वाली को करवाओगे इससे 0, इससे करवाओगे 1, इससे करवाओगे 0, एंड इस वाली को करवाओगे इससे 0, इससे करवाओगे तो ये आपको मिलेगा 1/2 प्लस में 1/4, 3/4, और यहां से इसको इससे करवाओगे तो ये आपको मिलेगा 1/4। देख लो। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि जब आप अपनी प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करवा दो, चाहे आप पी स्क्वायर करवा दो, चाहे आप पी क्यूब करवा दो, चाहे आप पी की पावर 4 करवा दो, चाहे आप पी की पावर n करवा दो, आपको जो सारी की सारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स मिलने वाली है, यानी पी स्क्वायर, पी क्यूब, P4, पी की पावर 5 एंड सो ऑन टू, ये सारी की सारी आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स के सारी कंडीशंस को फुलफिल करेंगी और करनी चाहिए। अगर नहीं कर रही है तो आपने कुछ गलती करी है कैलकुलेशन में। कहने का मतलब अगर आपकी P जो मैट्रिक्स है वो आपकी सारी कंडीशंस फुलफिल कर रही है, मतलब रो सम अगर 1 है, सारे की सारी एंट्रीज आपकी नॉन नेगेटिव हैं, इसी तरीके से पी स्क्वायर भी आपके होनी चाहिए, पी क्यूब भी होनी चाहिए, पी की पावर 4 भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस देख लो आप, इसका रो सम भी 1 है, इसका रो सम भी 1 है, एंड इसका भी रो सम 1 है, एंड सारी की सारी एंट्रीज नॉन नेगेटिव है। तो पी स्क्वायर भी आपके पास क्या है? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, और ये होनी भी चाहिए, तभी तो हम अपनी प्रोबेबिलिटीज यहां से निकाल पाएंगे, अदरवाइज तो प्रोबेबिलिटीज ही नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो जो आप अन्य निकालेंगे ना, जैसे पी स्क्वायर, पी क्यूब, पी की पावर 4 एंड सो ऑन टू पी की पावर n, ये भी आपके पास सारी की सारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होती है। अब यहाँ पे जो आपको चाहिए था 2 स्टेप्स के लिए 3 से 2 पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी, तो 3 से जब आप 2 पे पहुंच रहे हो, 3 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी, तो वो आपके पास 3/4 है ना। तो ये आपको क्या मिल गई? 3/4। लेकिन यही चीज जब आप अपने डायग्राम से निकालोगे तो किस तरीके से निकालोगे वो देखना। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाए। आपके पास ये 0 स्टेट है, सॉरी 1, हम 1 से काम कर रहे हैं ना, 1 स्टेट है, ये आपके पास 2 है, एंड ये आपके पास 3 है। 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.7, ठीक है। 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, एंड 1 से 3 पे जाने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, 0 है, इसका मतलब कोई पाथ ही नहीं है। 2 सिर्फ 2 पे जा रहा है, खुद के स्टेट पे जा रहा है और किसी पे भी नहीं जा रहा, एंड इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। 3 आपका 2 पे जा रहा है और 3 आपका 3 पे जा रहा है, तो 3 आपका 2 पे जा रहा है और 3 आपका 3 पे जा रहा है, और दोनों की प्रोबेबिलिटी ही 1/2 है, यही है। अब आप देखो आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था जब आप 3 से 2 पे जा रहे हो इन 2 स्टेप्स, आपको वो प्रोबेबिलिटी चाहिए, आप चाहते हो उसको डायग्राम से निकालो। तो यहाँ पे आपको वो सारे कलेक्शंस उठाने हैं जो आप 3 से 2 पे पहुंच रहे हो 2 स्टेप्स में।
तो पहला देखना पाथ, 3 से 2 पे जाना है, यानी 3 से शुरुआत करनी है। तो मैं पहले 3 पे घूम जाऊं, फिर मैं 2 पे चली जाऊं। तो मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने, आप यहाँ पे लिखना 3। आपको कितने स्टेप्स में जाने, 2 स्टेप्स में, मतलब 1 स्टेप और फिर 2 स्टेप। कहाँ पे पहुंचना है, 2 पे पहुंचना है। अब ये जो स्टेट है, इसमें आपका रिपीट भी कर सकती है स्टेट। आपको जहां पे पहुंचना है, 2 पे पहुंचना है, आप 2 भी रिपीट कर सकते हो, आप यहाँ पे 3 भी रिपीट कर सकते हो। अब देखो, आपको 3 से 2 पे पहुंचना है। पहला मैंने क्या किया, मैं 3 पे घूमी, फिर मैं 2 पे गई। अब दूसरा अगर आप देखो, यहाँ पे आप पहले 3 से 2 पे चले जाओ, अरे फिर 2 पे घूम जाओ, नहीं क्या है ना। अगर आपको 3 से 2 पे पहुंचना है तो पहले या तो आप 3 पे घूम जाओ, अपने घर में घूम के 2 के घर पे चले गए, या फिर पहले 2 के घर पे चले जाओ, वहां 2 के घर पे घूम लो, बात तो वही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक आपको पाथ क्या मिला, आप पहले 2 पे गए और फिर आप 2 से 2 पे घूम गए। तो ये देख रहे हो ना, ये आपकी रिपीट कर गई है ना। तो यहाँ पे रिपीट भी कर सकती है आपकी स्टेट्स। अब आपको यहां से प्रोबेबिलिटी निकालनी कैसे है वो समझना। सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 से 3 के जाने की जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो क्या गिवन है, 1/2। तो यहाँ पे लिखो 1/2। 3 से 2 पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी गिवन है, 1/2। यहाँ पे लिखो 1/2। इन दोनों को करना है जी मल्टीप्लाई, क्या आएगा 1/4। सेम तरीके से 3 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखो 1/2। 2 से 2 पे आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखो 1। इन दोनों को कर दो जी मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू 1, 1/2। इन दोनों को कर दो सम, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड। तो 1/4 प्लस में 1/2 आपको कितना मिल जाएगा, 3/4। क्या हमारा मैट्रिक्स से भी यही निकल कर आ रहा था, बिल्कुल यही निकल कर आ रहा था। क्या हमें डायग्राम से भी यही मिला, बिल्कुल मिला। अब देखो, इसके अलावा कोई पाथ नहीं मिल रहे थे, ये जो 2 हमारे पास बने हैं पाथ, इनके अलावा और कोई पाथ नहीं है कि हम 3 से 2 पे पहुंच पाए, कोई भी नहीं है इनके अलावा। ठीक है, तो यहां से आपके पास जो प्रोबेबिलिटी निकली है वो क्या निकल कर आई है, 3/4। तो आप इसी तरीके से अपने डायग्राम से भी निकाल सकते हो नंबर ऑफ स्टेप्स में जाने की प्रोबेबिलिटी। समझ में आया, बोलो। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि आप मुझे 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी बता दो इन 2 स्टेप्स, तो ऐसे अगर मैं इसको अपने मैट्रिक्स से देखूं, 2 स्टेप्स में मुझे 1 से 2 पे जाना है, तो आप बोल दोगे 0.51, है ना, यही चीज होगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको अपने उस तरीके से देखूं, जैसे मैंने अपने डायग्राम से देखा, मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे 1 से 2 पे जाना है इन 2 स्टेप्स। तो मुझे यहाँ पे देखना, 1 से 2 पे जब आप जाएंगे, 2 स्टेप्स में आपको जाना है, ये आपकी 1 है, ये आपकी 2 है। 2 स्टेप्स में किस तरीके से पहुंच सकते हो, या तो आप 1 पे पहले घूम जाओ फिर 2 पे चले जाओ, है ना, या फिर आप पहले 2 पे जाके 2 पे घूम जाओ, नहीं क्या। आपको 2 स्टेप्स में 1 से 2 पे पहुंचना है, आपको 2 स्टेप्स में 1 से 2 पे पहुंचना है। तो या तो आप 1 पे पहले 1 पे घूम जाओ फिर 2 पे चले जाओ, या फिर आप पहले 2 पे चले जाओ फिर 2 पे घूम जाओ। अब यहाँ पे 1 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.7। 1 से 2 पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.3। दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 0.21। 1 से 2 पे आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 लिख दो यहाँ पे, 2 से 2 पे आने की प्रोबेबिलिटी 1 थी, लिख दो यहाँ पे। मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 0.3। इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपको 0.51 मिला था। क्या हमारे पास यही आया था अगर हम इसको उससे देख रहे थे, बिल्कुल यही आया था। जब मैं अपनी P12 पे 2 स्टेप्स पे पहुंच रही हूँ तो भी मुझे यही मिला है, और मुझे अपने डायग्राम से भी यही मिला है।
है ना। तो यहां से आपको जो मिला है P12 पे 2 स्टेप्स में, वो आपको मिली है 0.55। तो आपको ये समझ में आया किस तरीके से डायग्राम से आप कर पाओगे? क्लियर है क्या? चले आगे। इसका एक क्वेश्चन और मैं करवा रही हूं, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। आपको वहां से नंबर ऑफ स्टेप्स कलेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत नहीं आएगी, देखिएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं आपकी बात, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये है P 1/4 1/4 1/2 0 1/2 एंड 1/2 1/2 1/2 एंड 0, ये आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि आपको जो कैलकुलेट करना है वो करना है वन स्टेट से वन पे आने की प्रोबेबिलिटी इन 3 स्टेप्स। आपको 3 स्टेप्स में काम करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे किस तरीके से जा सकते हो? देखो, ये आपकी 1 है, ये आपकी 2 है एंड ये आपकी 3 है। ये आपकी 1 है, ये आपकी 2 है एंड ये आपकी 3 है। आपको 1 से 1 पे जाना है 3 स्टेप्स में। आप यहाँ पे पहले क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे, है ना। देखिएगा, 1 2 एंड 3। 1 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/4। 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है 1/4 एंड यहां से 1 से 3 पे जाने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/2। 2 से आप 1 पे नहीं जा रहे हो, 2 से 2 पे जा रहे हो, 2 से 3 पे जा रहे हो, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। 3 से आप 1 पे जा रहे हो और 2 पे जा रहे हो, 1 पे जा रहे हो और 2 पे जा रहे हो, और दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। और 3 से आप 3 पे नहीं जा रहे। ये आपके पास डायग्राम बना। आपको चाहिए आप 3 स्टेप्स में 1 से 1 स्टेट पे पहुंचो, है ना। तो देखो, यहां से पहला 3 स्टेप्स में काम करना है। पहला, आप 1 से 1 पे जब पहुंचोगे तो एक तो आपके पास ये, फिर ये और फिर ये, मतलब 3 बार एक तो 1 पे घूम गए। बताया था ना मैंने, आप अपने लूप पे भी घूम सकते हो बार 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 बार। आपको 3 स्टेप में पहुंचना है, आप अपने घर का चक्कर लगा रहे हो 3 बार, ठीक है। तो एक तो आपको क्या मिल गया? एक तो आपको मिल गया, आप 1 से 1 पे पहुंचना चाह रहे हो, तो ये आपके पास 3 स्टेप्स में आप पहुंचना चाह रहे हो। तो यहां से आप 1 पे, पहले 1 पे गए, फिर 1 से 1 पे, फिर 1 से 1 पे, मतलब अपने घर का एक 3 बार चक्कर लगा लिया, ठीक है। दूसरा, आप यहां से क्या कर सकते हो? आप यहां से जाओगे ऐसे 1 से 2 पे, 3 स्टेप्स में आना है आपको वापस, याद रखना। फिर आप यहाँ पे, अब क्योंकि आप अगर अपने लूप पे घूम गए तो 2 स्टेप तो यहीं पे हो गए, 3 स्टेप तो मेरा इस 3 पे पहुंचते पहुंचते ही हो जाएगा। तो मैं अपने लूप पे तो नहीं घूम सकती हूँ 2 की, तो 2 की लूप तो मुझे स्किप करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से 1 से 2 पे आ सकती हूँ, 2 से 3 पे जा सकती हूँ, 3 से वापस 1 पे आ सकती हूँ। ये आ गया 3 स्टेप में, आ गया, बोलो। तीसरा, यहाँ पे मैं इसको लिख लूं, यहाँ पे आप 1 से आ रहे हो पहले 2 पे, फिर आप 2 से 3 पे जा रहे हो, फिर आप 3 से 1 पे आ रहे हो। अब देखो, यहां से जब आप 1 से एक बार 3 पे चले जाओ, फिर 3 से वापस 1 पे आ जाओ, और फिर एक बार 1 पे घूम जाओ, या फिर पहले 1 पे घूम जाओ, फिर 3 पे चले जाओ, और फिर 3 से 1 पे आ जाओ, तो ये 2 प्रोबेबिलिटीज और मिल गई आपको, है ना। क्या इसके अलावा और पाथ मिल पाएगा? देखना क्या क्या मिला है। 1 से आप 3 पे गए, 3 से वापस 1 पे आए और फिर 1 पे घूम गए, या फिर पहले 1 पे घूम जाओ, फिर 3 पे चले जाओ, और फिर 3 से वापस 1 पे आ जाओ। इसके अलावा आपको 3 स्टेप में 1 से 1 पे आने का कोई भी पाथ नहीं मिलेगा, देख लो चाहे आप।
क्योंकि 2 के लूप में मैंने 2 का इस्तेमाल कर लिया, मैं 2 से 3 पे चली गई, 3 से वापस 1 पे आ गई। अब 2 से और कोई रास्ता नहीं है, 3 से एक रास्ता और जो मिला वो मैंने कवर कर लिया, है ना। मैं पहले 1 से 3 पे 2 स्टेप्स यहाँ पे कवर किए और एक स्टेप जो 1 से 1 पे घूमने वाला था वो कवर कर लिया। इसके अलावा आपको कोई पाथ नहीं मिलेगा। यानी आपके पास ये 4 प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं। आपको अब ये कैलकुलेट करनी है। 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, तो यहाँ पे 1/4, 1/4, 1/4। सही है। फिर यहाँ पे आप 1 से 2 पे आ रहे हो, तो 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 2 से 3 पे जाने की प्रोबेबिलिटी, 2 से 3 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 3 से वापस 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। इनको आपको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है। फिर वापस 1 से 3 पे जाने की, 3 से 1 पे आने की जो आपके पास आएंगी वो प्रोबेबिलिटीज आप यहाँ पे लिख लोगे। 1 से 3 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 3 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है एंड 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इनको मल्टीप्लाई। फिर 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, 1 से 3 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी एंड 3 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 थी। तो ये आपके पास आ गया। ये आपके पास आएगा 1/64, ये आपके पास आएगा 1/16, ये भी आपके पास आएगा 1/16, ये भी आपके पास आएगा 1/16। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 13/64 एंड यही आपको क्या मिलेगी, प्रोबेबिलिटी 1 से 1 पे आने की इन 3 स्टेप्स। बात समझ में आई कैसे करना है। आपको कोई पाथ मिस नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि डायग्राम बहुत बड़ा है, पाथ मिस होने के चांसेस है, उससे अच्छा है आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लो फिर। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि डायग्राम बहुत बड़ा है और मतलब पाथ उलझे हुए लगे और ऐसा लगे कि भाई पाथ मिस हो सकते हैं, तो वहां पे आप कोशिश करना कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से कर लो फिर काम। ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। इसके होमवर्क दे दूं, करोगे, खुद से ट्राई करना। ठीक है। डायग्राम से भी करना एंड मैट्रिक्स से भी, दोनों तरीके से करोगे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी आंसर की कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है। होमवर्क लिखिएगा। मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3, ये आपके पास मैंने स्टेट्स मेंशन करके दे दी है। 1/2, 1/2, 0, 0, 1/2, 1/2, 1/3, 1/3 एंड 1/3। आपको यहां से जो कैलकुलेट करना है वो करना है P12 इन 2 स्टेप्स, P23 इन 3 स्टेप्स। ठीक है। ये दो आपको काम करने हैं। दूसरा होमवर्क है, ये आपका पहला है। दूसरा है 1/2, 1/4, 0, 1/4, 0, 1/3, 0, 0, 2/3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2/5, 1/5, 0, 2/5, 0, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 एंड 1/5। ये आपके पास मैट्रिक्स है। ठीक है। आपको यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है वो आपको कैलकुलेट करना है 2 3 इन 2 स्टेप्स। आप 2 से 3 पे पहुंचोगे, 2 स्टेप्स में उसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है। एंड एक होमवर्क थर्ड और लिख लो। ठीक है। लिखो। तीसरा, P आपको गिवन है 1/4, 5/8, 1/8, 1/4, 0, 3/4, 1/2, 3/8 एंड 1/8। ठीक है। आपको यहां से जो कैलकुलेट करना है वो आपको कैलकुलेट करना है P31 इन 3 स्टेप्स। ठीक है। अब ये आप डायग्राम से और मैट्रिक्स से दोनों से चेक करोगे। होमवर्क नोट करना है, फटाफट से कर लो। ठीक है। फिर आगे चलेंगे।
हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने बोला कि आपके पास अगर चेन ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है, तो आप कोशिश करो। लेकिन देखो, आप अभी तो फिलहाल एग्जाम टाइम पे तो आप वहां पे मैट्रिक्स से कर लेना, जैसा भी आपको लगे। लेकिन यहाँ पे दोनों तरीके की प्रैक्टिस करना, चाहे आपकी चेन लंबी हो, बड़ी हो, चाहे आपकी छोटी हो। अब जैसे मैंने आपको ये सेकंड वाला होमवर्क दिया है, इसमें आप कोशिश करना कि आप इसको एक बार डायग्राम से भी करो, ठीक है। हालांकि देखने में ये बड़ी लग रही है चेन, लेकिन स्टेप तो कम है। 2 से 3 पे जाने का आपको सिर्फ 2 स्टेप्स में पूछ रहा है, ठीक है। तो वहां से ट्राई करना है इनको। डन हो गया, चले आगे। अब आपके पास जो शुरू होती है, देखिएगा, ये आपको डायग्राम बनाने आ गए। लिखिए, आप एक हेडिंग लगाइए नया। एक्सेसिबिलिटी। एक्सेस तो आप सबको पता ही है, ठीक है, और अब तो भली भांति पता है, ठीक है। स्टेप 2 में जो पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ना भी करे, केवल पर्टिकुलर रो एंड कॉलम करते हैं, तब भी हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल, आपको जिसका लिए भी चाहिए, जैसे मान लो आपको 3 2 के लिए चाहिए, है ना, सेकंड स्टेप के लिए, तो आप थर्ड वाली रो एंड सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करवा के निकाल सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो उससे भी हो जाएगा। आपको जो पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए, आप उससे उसके रो कॉलम को भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगर बात करें एक्सेसिबिलिटी की, तो एक्सेसिबिलिटी आपके पास क्या होती है? स्टेट की is said to be accessible from state J if, अरे एक्सेसिबल कब होगा? जब आपके पास कोई जाने का तो पाथ हो। अगर मैं बोल रही हूं कि K is said to be accessible from state J, मतलब J से K पे जाने का कोई पाथ होना चाहिए, मतलब J से K पे जाने की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी तो होनी चाहिए। यानी आपके पास जो P से J पे, अब यहाँ पे स्टेप्स डिपेंड नहीं करेंगे कि आप कितने स्टेप्स में कहां पे पहुंच रहे हो, मतलब आपके पास J से K पे जाने का रास्ता हो। अब हो सकता है कि डायरेक्ट रास्ता ना हो, घूम फिर के जाना पड़े, पर रास्ता तो हो, प्रोबेबिलिटी तो कुछ ना कुछ हो। m स्टेप्स के लिए ही प्रोबेबिलिटी मिल जाए, 0 से बड़ी मिल जाए, तो n जब आपके पास फॉर सम n के लिए, किसी के n के लिए भी अगर आपके पास, मतलब आप J से K पे n स्टेप्स में भी अगर पहुंच पा रहे हो, तो आप बोलोगे कि आपके पास जो K है वो J से एक्सेसिबल है, मतलब K तक पहुंचा जा सकता है। कहां से? J से। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बताइए जी, क्लियर है ये? आप कितने भी स्टेप्स में पहुंचो, वो डिपेंड नहीं करता कि आपको डायरेक्ट ही पहुंचना है, नहीं, आपके पास बस होना चाहिए एक पाथ जो J और K को कनेक्ट करे, J से K पे जाने का एक रास्ता हो, लेकिन जाने का हो, ऐसा ना हो कि आने का रास्ता हो और आप बोल दो कि मैडम कनेक्शन तो हो रहा है, नहीं, J K एक्सेसिबल होनी चाहिए J से, मतलब J से जाने का रास्ता होना चाहिए K पे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूं, यहां पे पहले आप इसको लिख सकते हो, इफ दैट इज इफ वी कैन गो फ्रॉम J to K in n steps for some n, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे P आपके पास है 1/2, 1/2, 0 and 1। मान
मान लीजिए ये आपके स्टेट 1 है, ये आपकी 2 है, ये आपकी 1 है, ये आपकी 2 है ना। मैं यहाँ पे इसका एक बार डायग्राम बनाऊं। 1 से 1 पे जाने का रास्ता है, 1 से 2 पे जाने का रास्ता है, 2 से 1 पे जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन 2 से 2 पे जाने का है। अब मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि क्या 2 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 1? क्या आपके पास 2 को एक्सेसिबिलिटी मिली हुई है, 1 को एक्सेसिबिलिटी मिली हुई है कि वो 2 पे पहुंच जाए? बिल्कुल। आप यहाँ पे 2 पे पहुंच सकते हो इन नंबर ऑफ स्टेप्स। आपके पास यहाँ पे 1 से 2 पे जाने का एक स्टेप भी है, आप यहाँ से एक स्टेप पे भी पहुंच सकते हो, आप 2 स्टेप्स में भी पहुंच सकते हो। कैसे? 1 से 1 पे घूम जाओ, फिर 2 पे चले जाओ, या फिर 1 से 2 पे चले जाओ, 2 पे घूम जाओ। आप यहाँ पे 3 स्टेप्स में भी जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। कैसे? 1 से 1 पे घूम जाओ, फिर 1 से 2 पे चले जाओ, फिर 2 से 2 पे घूम जाओ। 3 स्टेप्स हो गए। या फिर आप पहले 1 पे 2 बार घूम जाओ, 2 पे चले जाओ, ये भी 3 स्टेप्स हो गए। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे किसी ना किसी n के लिए, किसी ना किसी स्टेप के लिए 1 से 2 पे पहुंचने का पाथ है। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको 1 से 2 पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटीज मिल रही है। आप 1 स्टेप पे भी पहुंच पा रहे हो, 2 पे, मतलब किसी ना किसी n के लिए आपको एक के लिए भी मिल जाए तो आपके पास ये काम बन जाएगा, है ना। लेकिन यही चीज मैं अगर आपको बोलूं कि क्या आप 2 से 1 पे पहुंच पाओगे कितने भी स्टेप्स में, तो आपके पास 2 से 1 पे आने का कोई रास्ता ही नहीं है ना, क्योंकि एक तो स्टेट ही सिर्फ 2 है। अब 1 पे तो 2 पे आ गए, 2 से आप कैसे भी 1 पे नहीं जा रहे हो, तो आपको किसी भी स्टेप के लिए ये हमेशा 0 मिल रही है। आपको किसी भी स्टेप के लिए ये हमेशा 0 मिल रही है ना। इसका मतलब यहाँ पे 1 इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम 2, है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये सारी प्रोबेबिलिटीज तो मिल रही है ग्रेटर देन 0, लेकिन ये तो 0 से बड़ी नहीं है, मतलब इसके पास तो कोई पाथ ही नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। इसका मतलब यहां से आप बोलोगे कि आपकी जो 1 है वो एक्सेसिबल नहीं है 2 से, लेकिन 2 एक्सेसिबल है 1 से, है ना। बात समझ में आई? किस तरीके से आपको एक्सेसिबिलिटी चेक करनी है? आपको जाने का पाथ मिलना चाहिए। देखो कनेक्शन तो होगा, 1 से 2 कनेक्टेड है, लेकिन 2 से 1 पे आने का कोई पाथ नहीं है, जाने का है बस। इसीलिए आपकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ किसको मिली हुई है? 2 को मिली हुई है, 1 को नहीं मिली हुई। ठीक है, ठीक है। तो इसका एक होमवर्क नोट कर लो, ठीक है। इसका होमवर्क ट्राई करना खुद से। आपको P गिवन है 1/2, 1/2, 0, 0, 1/2 एंड 1/2 एंड 0, 0, 1, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, आपको यहाँ पे चेक करनी है हर एक स्टेट के लिए कि एक्सेसिबल है या नहीं है। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, जैसे मान लो ये आपकी 1, 2, 3 है, तो आपको चेक करना है कि क्या 1 इज एक्सेसिबल 2 और 3 से, 2 एंड 3 से, या 2 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 1 एंड 3, और 3 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 2 एंड 1। आपको ये तीनों चेक करनी है। ठीक है, मतलब आपको क्या कोई ऐसा पाथ मिलेगा जो 2 से 1 पे, 3 से 1 पे पहुंच पाए कितने भी स्टेप्स में? क्या आपको 1 से 2 पे और 3 से 2 पे पहुंचने का पाथ मिल जाएगा कितने भी स्टेप्स के लिए, या आपको 1 से 3 पे और 2 से 3 पे पहुंचने का पाथ मिल जाएगा किसी भी n के लिए, किसी भी स्टेप के लिए? अगर ऐसा है तो आप बोलोगे कि ये आपकी एक्सेसिबल, जो भी स्टेट आपकी एक्सेसिबल रही है आप वहां पे मेंशन कर सकते। क्लियर है? ठीक है, अब हमारा जो शुरू होता है एक न्यू टॉपिक,
कम्युनिकेटिंग क्लासेस, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको हेल्प करेगा जब हम एक स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, अगर उससे दूसरे स्टेट्स भी कनेक्टेड हैं, ठीक है, या कम्युनिकेट अगर करे तो उन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच हो जाती है, ठीक है। तो वहां से आपको कम्युनिकेटिंग क्लासेस पता करना है कि आपकी क्लास के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ स्टेट्स कम्युनिकेट कर रही हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज मैच कर जाती है, बस इसीलिए ये आपका कम्युनिकेटिंग क्लासेस यूज किया जाता है, ठीक है। तो न्यू टॉपिक शुरू होता है, लिखिएगा कम्युनिकेटिंग क्लासेस। देखिएगा, कहता है कि टू स्टेट्स J and K are said to be communicating। अब आपको पता है कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है? अरे बातचीत करना, है ना। अब मैं अगर बोलती जाऊं और सामने से किसी का कोई रिप्लाई ना आए तो इसका मतलब हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं है ना, क्योंकि मैं बकर बकर करती जा रही हूँ और सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। जब सामने से रिप्लाई आएगा तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। किसी एक का बोलना नहीं, दोनों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, दोनों का बातचीत करना कम्युनिकेट कहलाता है। एंड यही चीज यहाँ पे भी आपकी लगती है, ठीक है। दो एक स्टेट से अगर आप दूसरे स्टेट पर जा रहे हो, ठीक है, तो वो जो दूसरे स्टेट पे आप गए हो वापस वहां से आना भी जरूरी है उस स्टेट पे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि भैया रख लिया और दिया नहीं वापस, ठीक है, उसको वापस रिटर्न भी करना है, ठीक है। तो आप जब एक स्टेप से जाओगे, मान लीजिए आपके पास आप वन स्टेट है, एक सेकंड स्टेट है, ठीक है, ये आपके पास दो स्टेट्स हैं। मैं आपको बोल रही हूँ कि आप 1 से 2 पे जा रहे हो, तो ये तब तक कम्युनिकेटिंग स्टेट्स नहीं कहलाएंगी जब तक आपके पास 2 भी 1 के साथ, मतलब 2 से 1 पे जाने का जब तक कोई पाथ नहीं मिलेगा, 2 से भी 1 पे जाने का पाथ हो। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट पाथ मिले, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है आप घूम फिर के 1 पे जाओ। जैसे मान लो आपके पास 3 स्टेट्स हैं, आप 1 से 2 पे जा रहे हो, लेकिन 2 से अगर आप, ठीक है, डायरेक्ट 1 पे नहीं आ पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप अगर 3 के थ्रू भी जा रहे हो तो भी कम्युनिकेट ही होगा वो। आप 1 पे गए हो 2 पे, अरे कोई बात नहीं, 3 के थ्रू आ गए, आए तो सही, ठीक है। 2 से 3, 2 यहाँ पे 3 के पास आया पहले, और 3 और 2 दोनों 1 के पास आए, तो 2 तो वापस 1 के पास आया या नहीं आया? तो यहाँ पे आप बोलोगे कि 1 और 2 आपस में कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, हालांकि चाहे नंबर ऑफ स्टेप्स आपके पास मैच ना करे, ठीक है। ठीक है, 1 बोल रहा है कि मैं तेरे पास डायरेक्ट पाथ भेज रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू भी डायरेक्ट पाथ भेज, तो घूम फिर के आ जा मेरे पास, ठीक है, पर आ तो सही। ये आपका होता है कम्युनिकेटिंग क्लास। वैसे ही मैं अगर बोलूं आपको कि 1 क्या 3 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, अरे बिल्कुल कर रहा है। 1 आपके पास 2 के थ्रू 3 पे होके जा रहा है, जा तो रहा है, 3 वापस 1 पे आ रहा है, अरे 1 से 3 पे पहुंचा, चाहे 2 के थ्रू पहुंचा, 3 से वापस भी तो 1 पे आ रहा है। इसका मतलब आपके पास चाहे नंबर ऑफ स्टेप्स, अब देखो यहाँ पे 1 से 3 पे जाने के स्टेप्स तो 2 लगे, लेकिन 3 से 1 पे आने का स्टेप तो 1 लगा। इसका मतलब यहाँ पे इनमें पाथ में ऐसा नहीं होता है कि भाई तू एक पाथ पे एक स्टेप पे जा रहा है तो मेरे पास भी एक स्टेप पे आना पड़ेगा, नहीं। तो आ, तो चाहे n स्टेप्स में वापस आ, या मैं अगर तेरे पास n स्टेप्स में पहुंच रहा हूं तो चाहे मेरे पास एक स्टेप में आ, ठीक है। तो ये आपका होता है कम्युनिकेटिंग स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे क्या बोलते हो, दो स्टेट्स को कम्युनिकेटिंग स्टेट कब बोलते हो? इफ अगर आपके पास J से K पे जाने का पाथ हो एंड K से वापस J पे आने का पाथ हो। मतलब
आपके पास यहां से जे से के पे जाने का m स्टेप्स, भले ही m स्टेप्स में आप पहुंच रहे हो, प्रोबेबिलिटी आपको मिलनी चाहिए, मतलब 0 नहीं मिलनी चाहिए, 0 से बड़ी मिलनी चाहिए। एंड वापस के से जे पे जाने की भी प्रोबेबिलिटी आपको मिलनी चाहिए, चाहे आप n स्टेप्स पे ही क्यों ना जा रहे हो। ठीक है, तो ये जो आपकी कहलाती है, ये आपकी कम्युनिकेटिंग स्टेट्स कहलाती है। आप दो स्टेट्स को कम्युनिकेटिंग कब बोलते हो, जब ये दोनों के पास एक दूसरे के पास पहुंचने के, चाहे नंबर ऑफ स्टेप्स में पहुंच रहे हो, पाथ हो। ठीक है, क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल देखना यहां से, आपके पास, जैसे मैं आपको एक स्टेट देती हूँ, जैसे P1, ये आपके पास 1 2 3 4 है। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम में आपको बना के दिखा रही हूँ। 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है, 1 से 2 पे आने की है, 2 से 2 पे जाने की है, 2 से 3 पे आने की है, 3 से 3 पे जाने की है, 3 से 4 पे आने की है, एंड 4 से 4 पे आने की। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है। अब मैं आपको बोलूं कि क्या आपका 1 और 2 आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, तो आप क्या बोलोगे कि 1 ने तो अपना पाथ भेज दिया है ना, लेकिन ये जो 2 स्टेट निकले ना, ये धोखेबाज निकली। ये बोले कि ठीक है मैं देखती हूँ, मैं 3 के थ्रू घूम के आती हूँ। फिर ये 3 से बोली ठीक है मैं 4 के थ्रू घूम के आती हूँ, और 4 से इसने पाथ ही नहीं भेजा, है ना। इसका मतलब 1 से 2 पे आने का तो पाथ था, लेकिन 2 से वापस जाने का कोई पाथ ही नहीं है, कितने भी स्टेप्स के लिए नहीं है। चाहे आपके पास 2 स्टेप में अगर सोचो, 3 स्टेप में सोचो, 4 में सोचो, नहीं है, पाथ है ही नहीं। इसका मतलब यहां से 1 और 2 आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही हैं। सेम तरीके से क्या आपके पास 1 और 3 कम्युनिकेट कर रही है? नहीं कर रही है। क्या आपके पास 2 और 3 कम्युनिकेट कर रही है? 2 से 3 पे जाने का तो पाथ है, लेकिन 3 से वापस लौट के आने का 2 का कोई भी पाथ नजर नहीं आ रहा। अरे आए तो सही, चाहे किसी भी स्टेट के थ्रू आए, लेकिन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास 2 एंड 3 भी कम्युनिकेट नहीं करेंगी। सेम तरीके से क्या आपके पास 3 और 4 कम्युनिकेट कर रही है? नहीं कर रही है, क्योंकि 3 से 4 पे जाने का पाथ है, लेकिन 4 से वापस 3 पे आने का कोई पाथ नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे कोई भी स्टेट्स आपके पास आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही है। बात समझ में आई? बोलो, क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं यहां से, कि ये तो जैसे बात हो गई एक स्टेट से अन्य किसी दूसरे स्टेट पे जाने की, है ना। अगर मैं यहाँ पे अपने स्टेट से अपने स्टेट पे आने की अगर बात करूं, तो वो आपके पास ऑलवेज कम्युनिकेटिंग स्टेट्स होती है। मतलब आई से, चाहे आपके पास लूप हो, चाहे आपके पास लूप ना हो, हर एक स्टेट अपने खुद के साथ कम्युनिकेट तो करती है। और ये मैंने कई बार बताया है, जैसे आप अपने आप हो, ठीक है, एक होता है सामने वाले से बात करना, और एक होता है खुद के मन मन में बात करना। तो आप खुद से तो बात करते ही हो, ठीक है, मैं भी करती हूँ, और भी कोई करता ही होगा, कि भाई हमने ये किया, सही किया, गलत किया, वो किया, ये किया, है ना। तो यहाँ पे आप मन में जो बात करते हैं, है ना, वो आपके पास होती है कि आप अपने खुद के स्टेट से खुद से बात कर रहे हो। मतलब आई जो स्टेट है वो आई से ही बात कर रही है, तो पक्का हर एक स्टेट तो खुद के साथ कम्युनिकेटिंग होगी। ठीक है ठीक है, नहीं वो वाली बात नहीं, ठीक है। वो जो बात होती है वो मन में नहीं होती है फिर, ठीक है, वो क्या ही बोले, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलो कि आई जो स्टेट है
वो खुद के साथ तो हमेशा कम्युनिकेट करती है। एंड कम्युनिकेटिंग का जो साइन होता है ना, वो आपके पास ये होता है, आप बोलते हैं ना कि जे और के कम्युनिकेट कर रही है, इसका मतलब जे से जाने का और आने का बात होता है। ठीक है, तो इसको जब आप ये जो होता है ना साइन, ये आपका कम्युनिकेटिंग का साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, नोट करके लिख लेना कि आपके पास जो स्टेट होती है, जब हम कम्युनिकेटिंग स्टेट की बात करते हैं, तो आई से आई ये आपके पास होता है। मतलब स्टेट आई इज कम्युनिकेटिंग स्टेट विथ इटसेल्फ। ठीक है, तो ये इसको आप याद रख सकते हो कि मन में बात करना। ठीक है, मन में बात करना, मन की बात नहीं, मन में बात करना। ठीक है, हाँ वही वही जो बोल दिया सही। ठीक है, वो फिर सबके साथ ही होती है। हाँ, इंट्रोवर्ट मन की बात। ठीक है, तो ये आपके पास होता है आई स्टेट। जब आप आई जो खुद की स्टेट रहती है वो कम्युनिकेटिंग हमेशा रहती रहती है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है क्या? अब यहाँ पे अगर बात करें कि कम्युनिकेटिंग हमने स्टेट्स तो पढ़ ली है, लेकिन कम्युनिकेटिंग क्लासेस क्या होती हैं, है ना? तो आप वहां पे जैसे आपके पास एक स्टेट है, वो किसी दूसरे स्टेट के साथ कम्युनिकेट कर रही है। जैसे मान लो आप यहाँ पे बोलते हो कि कोई वन स्टेट है ना, वो अगर आपके पास टू पे जा रही है और टू से वापस लौट के वन पे भी आ रही है, चाहे वो थ्री के थ्रू क्यों ना आ रही हो, इसका मतलब वन और टू तो कम्युनिकेट कर रही है। तो जो आपके पास कम्युनिकेटिंग क्लास होगी वन की जो कम्युनिकेटिंग क्लास होगी कि वन किस किस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसमें आप वन तो रखोगे ही रखोगे, क्योंकि खुद के साथ तो वो करेगा ही करेगा, टू के साथ भी कर रहा है, थ्री के साथ भी तो कर रहा है। तो ये जो आपके पास कलेक्शन बनता है, ये आपके पास कम्युनिकेटिंग क्लासेस कहलाती हैं। अब हो सकता है ये जो कलेक्शन आपका बने, ये इस तरीके से बने कि इसमें सिर्फ आपको एक स्टेट ही देखने मिले, हो सकता है दो स्टेट्स देखने मिले। ठीक है, तो वो आपके पास डिपेंड करता है कि आपकी क्लासेस कम्युनिकेट कर रही है या हाँ, जो आपके स्टेट्स है वो कम्युनिकेट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, उससे पहले एक चीज समझना कि यहाँ पे एक मेन चीज आती है कि जो आपके पास कम्युनिकेटिंग स्टेट्स होती हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाती है जी। ठीक है, जो आपके पास कम्युनिकेटिंग स्टेट्स होती हैं, जो आपके पास कम्युनिकेटिंग स्टेट्स का जो सेट होता है वो फॉर्म करता है एक इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? आपके पास रिफ्लेक्सिव है ना, सेकंड आपका होना चाहिए सिमेट्रिक, थर्ड आपका होना चाहिए ट्रांजिटिव। ये तीन प्रॉपर्टी अगर आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, इसका मतलब आपके पास क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान लो रिफ्लेक्सिव की। अब रिफ्लेक्सिव में आपके पास क्या होता है? रिफ्लेक्सिव में आप ऐसा बोलते हो ना कि ए इज रिलेटेड टू ए, ऐसा ही बोलते हो ना, मतलब आपका ए प्रेजेंट होना चाहिए। अब क्योंकि मैं यहाँ पे कम्युनिकेटिंग क्लास की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो रिलेशन मुझे दिया हुआ है वो कम्युनिकेशन का दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे फ्लेक्सिव की अगर बात करोगे तो आपको पता है कि हर एक स्टेट खुद के साथ तो कम्युनिकेट करती है। इसका मतलब यहाँ से हर एक स्टेट खुद के साथ अगर कम्युनिकेट कर रही है फॉर ऑल आई के लिए, तो पक्का वो रिफ्लेक्सिव है। ये चीज समझ में आई है? ये चीज समझ में आया? ठीक है, बात करें सिमेट्रिक में। देखो सिमेट्रिक में एक चीज बता दूं, यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। सिमेट्रिक में जब भी आप शुरुआत करते हो, आप हमेशा बोलते हो इफ।
अगर आपके पास ऐसा होता है, शुरुआत हमेशा इसी से ही होती है, तो आपके पास अगर आई से जे पे जाने का कोई पाथ है और अगर आपकी आई और जे कम्युनिकेट कर रही है तो पक्का देन जे से के आई पे आने का भी पाथ होगा। इसका मतलब ये नहीं है, ये इफ लगाया गया है, इसको ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दी गई प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स में या ट्रांजिशन मैट्रिक्स डायग्राम में आपको दी गई हर एक स्टेट आपसरी में कम्युनिकेट करे, इसका मतलब कतई ही ये नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास आई से जे पे जाने का पाथ है तो जे से आई पे आने का पाथ भी होगा। क्यों? क्योंकि आई और जे कम्युनिकेट कर रही है। तो यहाँ पे ये चीज भी हमें पता है सिमेट्रिक में कि अगर जे से के पे आप जाओगे तो आपके पास के से जे पे आने का भी पाथ रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्यों? क्योंकि हम कम्युनिकेटिंग स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। समझ में आई ना ये चीज? आपके पास अगर कम्युनिकेटिंग स्टेट्स हैं तो आपके पास ये सेट बनेगा। उसमें अगर आप मान लो जैसे 1-2 स्टेट है आपके पास, ये कम्युनिकेट कर रही है, तो 1 से अगर 2 पे जाने का पाथ है तो 2 से 1 पे भी तो आने का पाथ है। ठीक है, तभी तो वो कम्युनिकेटिंग स्टेट्स के कलेक्शन में आएंगी। जब तक पाथ ही नहीं होगा वापस लौट आने का, वो कलेक्शन में नहीं आएंगी। तो पक्का ये चीज भी होल्ड करेगी, है ना? ये चीज समझ में आई ना? सिमेट्रिक में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? दूसरी चीज ट्रांजिटिव में भी यही चीज होती है कि अगर आपके पास जे से के पे जाने का पाथ होता है एंड के से कोई मान लो यहाँ पे जे से के पे और के से आई पे जाने का कोई पाथ होता है, ये भी इफ की कंडीशन होती है। इफ अगर ऐसा होता है तो आप आगे काम करोगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांजिटिव प्रोबेबिलिटी ट्रांजिटिव सेटिस्फाई ही नहीं किया। अगर आपके पास ऐसा है तो पक्का आपको पता है कि आपके पास अगर जे से के पे जाने का कोई पाथ है, अगर आपके पास के से आई पे जाने का कोई पाथ है, तो पक्का जे से आई पे जाने का पाथ होगा। अब जे से आई पे जाने का अगर पाथ होगा और हम अगर कम्युनिकेटिंग क्लासेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो पक्का आई से वापस जे पे आने का भी पाथ होगा, है ना? बोलो, ये चीज समझ में आती है? क्योंकि यहाँ पे हम कम्युनिकेटिंग, इसको साइन को ऐसे कर लो चाहे, क्योंकि कम्युनिकेटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इस वजह से। अगर जे और के कम्युनिकेट कर रही है, अगर के और आई कम्युनिकेट कर रही है तो पक्का जे और आई भी कम्युनिकेट करेगी। ये आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास तीनों सेटिस्फाई करती है एंड हेंस कम्युनिकेटिंग स्टेट का जो सेट होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करता है। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। कल जो पढ़ेंगे वो कम्युनिकेटिंग क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर वहां से हम इरिड्यूसिबल चेन, रिड्यूसिबल चेन, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, एंड देन फिर हम पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक के ऊपर आएंगे। बस ये मेरे को लगता है 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा मार्कोव एकदम। ठीक है, ठीक है जी, बताइए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ।